जो है जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो है अभी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में बात किया था, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सन। सन हमारा एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार, दैट इज सन। उसके अलावा हमारे पास 8 आपके प्लैनेट्स होते हैं, 8 हमारे प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं वो? दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे जो है 8 ग्रह हैं और एक हमारा तारा सूरज जो आपके सेंटर में देखने को मिलेगा, जिसके चारों ओर ये सारे ग्रह रिवॉल्व करते हैं, जिसके चारों ओर ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। इसी बीच में हमने लास्ट क्लास में प्लैनेट्स और फर्दर स्टार के बीच में एक डिफरेंस भी देखा था, जहां पे हमने ये देखा था कि सर स्टार आपका वो सेलेस्टियल बॉडी होता है जिसके पास अपना लाइट होता है, ठीक, जिसके पास अपना हीट होता है। अब अगर हम बात करें प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, प्लैनेट्स के पास अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, ना ही उसके पास अपना हीट का सोर्स होता है। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें रेवोल्यूशन की, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स जो है स्टार के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि जो स्टार होता है उसकी साइज काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिस वजह से प्लैनेट्स जो है स्टार के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक। तो यहां तक की बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे जो इंडिविजुअल प्लैनेट्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको मालूम होनी चाहिए बेटा। एक एक करके हर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इसको हम लोग कंक्लूड भी करेंगे कि क्या क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है। एंड साथ के साथ हमारा सेशन के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्कशन रहेगा, जो भी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट होगी साथ के साथ उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो पाए कि किस तरीके से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और हमारे जो कंसेप्ट्स है वो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा सेशन को, चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करें, जब हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला प्लैनेट जो कि अर्थ के सबसे नजदीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? मरकरी। और हिंदी में बोला जाए तो बेटा यही हमारा बुध है, ठीक है। तो मरकरी और बुध के बारे में बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं मरकरी की, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ये सन के काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लोज आपका कौन है? मरकरी है। सबसे ज्यादा क्लोज कौन है बेटा? आपका मरकरी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मरकरी इज दी क्लोजेस्ट प्लेनेट टू दी सन, ठीक। दूसरा, अगर हम साइज वाइज बात करें, इट इज दी स्मॉलेस्ट प्लेनेट। तो जितने भी हमारे पास प्लेनेट है उनमें से सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है बेटा? मरकरी है। अगर हम बात करें मरकरी के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मरकरी का कैरेक्टरिस्टिक आपको एक चीज ध्यान में रखना है, बुध का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी हाई। टेम्परेचर डिफरेंस वेरी हाई का मतलब क्या है कि मरकरी की जब हम बात करते हैं बेटा, मरकरी का जो डे टेम्परेचर है वो 480 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एक बार तो ये हमारे को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सर डे टेम्परेचर काफी ज्यादा इसलिए है क्योंकि माय डियर, मरकरी की जब हम बात करते हैं तो मरकरी सन के बहुत पास है, और जब हम लोग सन की बात करते हैं तो सन के अंदर बहुत ज्यादा हीट है। तो जितना ज्यादा पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सोर्स ऑफ हीट के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा और ज्यादा हीट वो ऑब्जर्व करेगा। तो कहीं ना कहीं यही बात हो रही है। जैसे कि हम लोग भी एक आइडिया मार सकते हैं, जैसे हम लोग जब सर्दियों में आग वाग जलाते हैं, राइट, हम लोग जब सर्दियों में आग वाग जलाते हैं तो होता क्या है बेटा? होता ये है कि जब हम लोग उस सोर्स ऑफ जो हमारा फायर है उसके ज्यादा नजदीक बैठ जाते हैं तो हमें ज्यादा हीट ऑब्जर्व होता है, दैट्स इट। तो यही चीज मरकरी के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। तो ज्यादा हीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट के बिल्कुल
पास में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा, दूसरी बात अगर हम बात करें तो बेटा नाइट टेम्परेचर इसका काफी कम है और नाइट टेम्परेचर लगभग 120 माइनस में जाता है। ठीक है, तो 120 माइनस में जाता है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि -120 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर जा रहा है जब अगर हम बात करें नाइट टाइम की बात करें? सर ऑल्दो जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्योंकि ये प्लेनेट जो है सर सन के ज्यादा नजदीक है, फिर भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है रात के समय में नेगेटिव में चला जा रहा है। तो ये इसलिए है बेटा क्योंकि जब हम मरकरी के बारे में बात करते हैं तो बेटा मरकरी का अपना कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, मरकरी का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से जो भी हीट एंट्रैप हुआ है डे टाइम में, जो भी हीट इसके ऊपर पड़ा हुआ है दिन के वक्त में, वो हीट वो सरवाइव ही नहीं कर पाता है, वो हीट वो एब्जॉर्ब करते अपने ऊपर रख ही नहीं पाता है, जिस वजह से रात के समय में यहाँ पे काफी ठंडक हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नाइट टेम्परेचर काफी लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एक तो अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, दूसरा जब हम लोग मरकरी के रोटेशन के बारे में बात करते हैं तो रोटेशन भी काफी स्लो होता है। रोटेशन काफी स्लो होने से क्या हुआ, क्योंकि देखो यार जब भी हम लोग डे और नाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं डियर, डे और नाइट का कंसेप्ट डिपेंड करता है कि रोटेशन की स्पीड कितनी है, डे और नाइट का लेंथ डिपेंड करता है बेटा कि रोटेशन की स्पीड कितनी है। जितना फास्ट वो रोटेट करेगा अपने पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ऑब्वियसली बात है उतना ही शॉर्टेस्ट डे उस पर्टिकुलर प्लेनेट के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम मरकरी के बारे में बात करते हैं बेटा, मरकरी का जो रोटेशन होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है, काफी ज्यादा स्लो होने की वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट में काफी लंबे समय तक हीट नहीं पड़ेगा। दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, दिन के टाइम में जो हीट पड़ा वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो भी रिटेन नहीं कर पाया, जिस वजह से नाइट का टेम्परेचर यहाँ पे नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बोलो क्लियर है बात भाई, यस और नो? गौरव और हरीश कुमार बेटा आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एम आई ऑडिबल, यस और नो? जल्दी से एक बार बता दो, चीजें समझ में आ रही है क्या? ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम लोग बात करते हैं किसी भी प्लेनेट की, तो हर प्लेनेट के आसपास आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता हुआ देखने को मिलता है बेटा। इसी को हम लोग सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट या इसको मून बोल देते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो जब हम मरकरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मरकरी जैसे आप देख पा रहे हो मरकरी सन के काफी ज्यादा क्लोज है, मरकरी सन के काफी ज्यादा क्लोज है, तो इन दैट केस मरकरी के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो अगर रोटेट भी कर रहा होता, क्योंकि सन का साइज बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट सन के तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से मरकरी का कोई भी मून नहीं होगा, तो मरकरी का कोई भी सैटेलाइट आपको देखने को नहीं मिलता है। बोलो क्लियर है बात, यस और नो? तो देयर इज नो सैटेलाइट ऑफ दी मर्करी। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पुल की तो वो कहीं ना कहीं साइज के प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल आपको देखने को मिलता है। या सुनो, तो ये तो हमने 11th और 12th में भी आपको याद होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला आता है G इज इक्वल्स टू, या सुनो, तो वहां पे आप लोग साइज का वर्णन करते हो, मास का वर्णन करते हो, बोलो यार सुनो, सही बात है कि नहीं है? तो जितना ज्यादा साइज होता है उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है।
यस, नाउ नाउ ऑडिबल? आवाज आ रही बेटा अब? यस प्लीज, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, चलो ठीक है। तो जब हम मरकरी के बारे में बात करते हैं तो रेवोल्यूशन का मतलब समझते हो ना बेटा? तो जैसे कि मैंने कहा, रेवोल्यूशन का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के अबाउट रोटेट करना, ठीक है। और रोटेशन का मतलब क्या है बेटा? रोटेशन का मतलब है अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो रोटेशन होता है वो काफी स्लो है और इसका जो रेवोल्यूशन है वो काफी तेज है। तो सन के चारों ओर ये काफी तेजी से घूमेगा। 88 दिन का एक साल होगा। तो अर्थ में जब हमारा 88वां दिन होगा, वहां पे मरकरी में एक साल हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ पा रहे हो? तो अर्थ का जो 88 दिन है, 88 डेज ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1 ईयर ऑफ द मरकरी। जैसे हमारा तो हमारी पृथ्वी तो पूरा कितना लेती है? 365 डेज लेती है चारों ओर रोटेट करने के लिए, पूरा इलिप्टिकल पाथ को कवर करने के लिए, या सुनो। तो वैसे ही मरकरी कितना लेती है बेटा? मरकरी 88 डेज ले लेती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज अबाउट द मरकरी। ये फैक्ट्स है मरकरी के अबाउट, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। एग्जामिनेशन में यहाँ से छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर हम इन शॉर्ट की अगर हम बात करें, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी क्या है सर? स्मॉलेस्ट है। सर मरकरी क्या है सर? फास्टेस्ट है। यस और नो? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट एंड, जल्दी से बोलो, क्या ये नजदीक है क्या? क्लोजेस्ट। तो ऐसे करके एक छोटा सा सेंटेंस भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो मरकरी इज स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ दी आवर सोलर सिस्टम। यस और नो? तो ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। दूसरा जो प्लैनेट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज योर व्हाट? वीनस। वीनस, शुक्र जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेटा। शुक्र या वीनस की जब हम बात करते हैं तो बेटा सबसे पहली बात तो इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज दी ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला जो प्लैनेट है, सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला जो हमारा ग्रह है, वो कौन सा है बेटा? शुक्र है। और शुक्र की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो दी हॉटेस्ट, इट इज ऑल्सो दी हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब देखो, ऑल्दो अगर हम बात करें तो मरकरी ज्यादा नजदीक है किसके बेटा? मरकरी ज्यादा नजदीक है सन के, तो ऑब्वियस ही बात है मरकरी का टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट जब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? मरकरी के अंदर, सॉरी वीनस के अंदर। अब वीनस के अंदर क्यों टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? शुक्र के अंदर टेम्परेचर क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि शुक्र के एटमॉस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के एटमॉस्फेयर के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड काफी देखने को मिलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर हम लोग जानते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आज के डेट में भी अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में ज्यादातर प्रॉब्लम ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हीट को इंट्रैप करता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता है, हीट को इंट्रैप करता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता है। इस वजह से मरकरी, जब हम बात करते हैं वीनस की, तो वीनस जितना भी हीट उसके अंदर आता है वो पूरा का पूरा इंट्रैप हो जाता है इसके अंदर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? सुनो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो आपका प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। तो ध्यान रखना, ऑल्दो मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट, बट अगर हम बात करें मरकरी की तो वहां पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, दूसरा उसका जो रेवोल्यूशन है, दूसरा उसका जो रोटेशन है, रोटेशन काफी स्लो है। रोटेशन काफी स्लो होने की वजह से कहीं ना कहीं उसके सरफेस पे टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। देन इसी वजह से वहां पे टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं इंट्रैप नहीं रहता है, उस वजह से उतना ज्यादा गर्म वो प्लेनेट हो नहीं पाता है। तो अगर हम बात करें वीनस की, शुक्र की, तो शुक्र के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड काफी अच्छा खासा मात्रा में देखने को मिलता है, जिस वजह से शुक्र में जो हीट है वो इंट्रैप हो जाता है। इसी वजह से शुक्र को प्रेशर कुकर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। प्रेशर कुकर ऑफ सोलर सिस्टम का मतलब क्या है? सारा का सारा हीट अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, तो इसीलिए इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। दूसरा, क्योंकि ये हॉटेस्ट है तो ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा चमकीला भी रहता है। हॉटेस्ट है बेटा, काफी ज्यादा चमकता भी है, तो इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोल देते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अर्थ से भी हम लोग इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में
जब कभी भी अलाइनमेंट हो जाती है इसकी वीनस की, तो वो हम लोग देख पाते हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो, तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं बेटा? शुक्र को हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अब इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं वीनस की, तो वीनस इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज एंड एज वेल एज मास ऑफ द अर्थ। तो अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस का साइज और वीनस का जो मास है वो लगभग अर्थ के बराबर है, और दूर से देखने पे लगभग अर्थ के तरह ही दिखती है, इसलिए इसको हम लोग ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विच वन ऑफ द प्लैनेट इज सिमिलर इन साइज विद द अर्थ, दैट इज कॉल्ड योर वीनस। तो वीनस आपका वो प्लैनेट है जिसका साइज अर्थ के लगभग लगभग बराबर है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, अब देखो यार क्या बात हो रही है, सर ये सबसे हॉटेस्ट है, सर सबसे ये चमकीला है, ब्राइटेस्ट है, सर दूसरा अगर हम बात करें सर मॉर्निंग इवनिंग में चमकता है, स्टार है, तो ऑब्वियसली बात है इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में सबसे सुंदर दिखने वाला प्लेनेट आपको देखने को मिलेगा कौन? दैट इज योर वीनस। अब अगर हम वीनस की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं बेटा, वीनस स्पिन्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस। तो वीनस कैसे स्पिन करता है बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, समझो इस बात को। तो जब भी हम लोग किसी भी प्लेनेट के बारे में बात करते हैं, वीनस और यूरेनस को छोड़ के अगर हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो बेटा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमारे जो प्लैनेट्स है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं? हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं क्योंकि सन यहां पर है, हमारे प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, तो सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है, सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है। अब अगर हम बात करें किसके बारे में बेटा? अगर हम बात करें वीनस में, तो वीनस जो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्योंकि देखो अब घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो इसलिए क्लॉकवाइज बोल दिया। बाकी के प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, दैट्स व्हाई बाकी के प्लेनेट में जो ईस्ट में सनराइज होता है। बट अगर हम बात करें वीनस की बेटा, वीनस में सनराइज कहां पे होगा? वेस्ट में पहले होगा। वीनस में सनराइज कहां पे होगा बेटा? वेस्ट में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से डायरेक्शन में घूमता है बेटा? ये क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, इसको ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। किसका ट्विन बेटा? अर्थ का ट्विन। अब अगर हम बात करें सैटेलाइट की, बेटा इसके पास भी सैटेलाइट नहीं है, इसके पास भी सैटेलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ क्यों नहीं है, जल्दी से बताओ। क्योंकि सर ये भी सन के काफी ज्यादा क्लोज है, ये भी सन के काफी ज्यादा क्लोज है। क्योंकि देखो यार इसका साइज और मास काफी ज्यादा है, इस वजह से ये सन के अंदर नहीं घुस जा रहा है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके अराउंड जो कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इससे छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होगा, और जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा वो सन के भी ज्यादा नजदीक होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू वीनस, वो फिर सन खींच लेगा उसको। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का भी, इस प्लेनेट का भी आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? क्या देखने को नहीं मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट का भी आपको कहीं ना कहीं मून या सैटेलाइट देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है बात? अब अगर मैं रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में बात करूं माय डियर, रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में बात करूं, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है ये 225 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है बेटा? 225 दिन में लगाता है। बोले यस और नो? समझ में आई बात? क्या 225 दिन का एक साल होता है इसका। दूसरा, रोटेशन इसका 243 दिन का है। क्या कंक्लूजन निकला? मैंने क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला? जो रोटेशन है, मान लो ये सन है, ये सन है, ये सन है, ये आपका प्लेनेट है, प्लेनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यस और नो? अब प्लेनेट जब ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस वाले पोर्शन में जहां पे सन के बिल्कुल नजदीक, जहां पे सन को फेस कर रहा है, यहाँ पे दिन है, इस वाले पोर्शन में रात है। तो अगर एक चीज बताओ, ये बहुत स्लो घूम रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दिन और रात का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या दिक्कत है? रेवोल्यूशन 225 दिन है, रोटेशन 243 दिन है। तो क्या बोल रहा है भाई? ये लगभग सन के आसपास कुछ ऐसे घूम रहा है, ये लगभग ये सन के आसपास कुछ ऐसे घूम रहा है, सच दैट कि इसका जो एक दिन है वो लगभग एक साल से बराबर या उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा एक दिन ही खत्म नहीं हुआ, एक साल कंप्लीट हो गया है उधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले यार सुनो, तो रोटेशन हमें बताता है दिन के बारे में,
रोटेशन हमें बताता है डे के बारे में, लेंथ ऑफ डे। तो लेंथ ऑफ डे टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? रोटेशन के ऊपर। लेंथ ऑफ डे टाइम रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लेंथ ऑफ ईयर, लेंथ ऑफ ईयर कितने डेज का होगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? वो रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो यार जल्दी से बोलो, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताना। रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताना, ताकि मैं फटाफट से आगे और बता पाऊं आपको चीजें। रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस, हरीश एंड गौरव, हरीश एंड गौरव, रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डियर? यस प्लीज बोलो यार, बोलो यार। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए, नाउ 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 तो वीनस हमारा हो गया बेटा कंप्लीट, वीनस हमारा हो गया कंप्लीट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माय डियर, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे जाके इसके ऊपर सवाल भी हम लोग करेंगे, ध्यान रखना बेटा चीजों को। उसके बाद बात करते हैं हमारे पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। ऑल्दो अगर हम बात करें बेटा, आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने बहुत कम पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। ऑब्वियसली बात है, अर्थ के बारे में तो सारा डिस्कशन हमें करना ही है, उसी को तो हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी इसके जितने भी फीचर्स है वो हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है। ये सुनो, तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो अर्थ की जब हम बात करते हैं तो इट इज दी डेंसेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी अगर निकाली जाए, डेंसिटी क्या होता है माय डियर? डेंसिटी क्या निकाली, डेंसिटी का क्या मतलब होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास काफी ज्यादा इसको देखने को मिलती है। तो अगर हम डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? डेंसिटी सबसे ज्यादा है आपकी अर्थ की, डेंसिटी सबसे ज्यादा है अर्थ की। अब अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। तो नीला ग्रह किसको बोला जाता है? दैट इज अर्थ। ये बात भी हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वन सैटेलाइट, इसका एक ही सैटेलाइट है, क्या है बेटा? मून। चंदा मामा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे पास एक सैटेलाइट है मून, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कि सर, अगर हम बात करें कि सर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि सर कौन से ज्यादा नजदीक ग्रह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सोलर सिस्टम में क्या है बेटा? सन है। सन की बात क्या है बेटा? मरकरी। मरकरी के बाद क्या है आपका? वीनस। वीनस के बाद है आपका अर्थ। वीनस के बाद है आपका अर्थ। अर्थ के बाद है आपका मार्स। और मार्स के बीच में फिर आपका क्या आ जाता है? क्षुद्र ग्रह। फिर आपका आएगा जुपिटर, फिर आएगा आपका सैटर्न, फिर आएगा आपका यूरेनस, फिर आएगा आपका नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है। अब अगर हम बात करें कि अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन है, ध्यान सुनो, अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है बेटा वीनस। तो वीनस का डिस्टेंस अर्थ से सबसे कम है। तो वीनस अर्थ का जो है सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट है, दैट इज योर वीनस। इसीलिए वीनस को हम लोग देख पाते हैं, इसीलिए वीनस को हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो, ठीक। वीनस के बाद अगला जो प्लेनेट है जो अर्थ के नजदीक है, दैट इज योर मार्स। वीनस के बाद जो अगला है, दैट इज योर मार्स। तो ध्यान रखना, अर्थ के सबसे नजदीक वीनस, फिर उसके बाद आ गया मार्स, मार्स के बाद फिर आ गया मर्क्यूरी, मार्स के बाद फिर आ गया मर्क्यूरी। अगर आपको ध्यान हो बेटा, ये जो अर्थ के पास वाले प्लेनेट है, इनको हम लोग इनर प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनर प्लेनेट। अगर हम इनर प्लेनेट की बात करें, ध्यान से सुनना, इनर प्लेनेट में जैसे कि मैंने कहा कि इनका मास काफी ज्यादा होता है, इनका मास काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनर प्लैनेट्स इज ऑल्सो नोन एज, यहां पे लिख लूं बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे हैं इनर प्लैनेट, यहीं पे लिख लेते हैं इनर प्लैनेट। दिस इज योर इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में मास काफी ज्यादा होता है,
इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। मास गेन्ड, क्या बोलेंगे इसको, मास गेन्ड। और इनमें से भी सबसे ज्यादा मास किसमें है बेटा, अर्थ में है। मास मतलब डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा क्या है बेटा, अर्थ में सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ठीक है। अब अर्थ से सबसे ज्यादा नजदीक वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। मरकरी के बाद फिर ये वाला सीक्वेंस ऑर्डर में रख लेना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये ऑर्डर में ही रख लेना, ठीक है। तो ये आपके कौन से हैं, दीज आर योर आउटर प्लैनेट्स। क्या है बेटा, आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। अब अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो यहां पे क्या ज्यादा है बेटा, जल्दी से बोलो क्या ज्यादा है यहाँ पे, गैस। तो दीज आर गैस गेन्ड प्लैनेट, गैस गेन्ड प्लैनेट। और इन प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या बोलते थे इन प्लैनेट्स को, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक, क्लियर है बात, यस और नो। हाँ जी, तो अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक वीनस, देन उसके बाद मार्स, फिर मरकरी, फिर उसके बाद आउटर प्लैनेट्स का सेम सीक्वेंस आपको रखना है, उसके बाद आउटर प्लैनेट्स का सेम सीक्वेंस रखना है। बोलो बात क्लियर है सर, नो, बात क्लियर है सर, नो, जल्दी से बोलो, क्लियर है बात। अब अगर आपसे इस सीक्वेंस के ऑर्डर से सवाल पूछा जाए तो एक चीज बताओ, कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, कौन सा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है। अच्छा, डेंसिटी का सवाल आप लोग, सैटर्न का वैसे डेंसिटी सबसे कम है। अच्छा, यहां से आप लोग ये बता सकते हैं कि विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, नेपच्यून है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, कौन है अर्थ के ज्यादा क्लोजेस्ट, दैट इज योर वीनस। विच प्लैनेट इज सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्लोज प्लेनेट कौन सा है बेटा, मार्स है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्लोज प्लेनेट कौन सा है बेटा, मार्स है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग समझ भी पा रहे हैं कि आज के डेट में ऑब्वियसली बात है, मिशन मंगल, मार्स के ऊपर ज्यादा हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग वीनस के बारे में बात क्यों नहीं करते, वीनस हमारा ज्यादा नजदीक है, वहां तक पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा। वीनस के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, टेम्परेचर लगभग 600-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर वीनस के ऊपर है ना। इस वजह से वीनस के बारे में बात ही नहीं करते हम लोग, बात क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, मार्स का जो कंडीशंस है वो लगभग अर्थ की तरह देखने को मिलता है, ठीक, क्लियर है बात। इसीलिए हम लोग मार्स में पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, क्लियर बात। तो ये आपकी बातें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। अब अगर हम बात करें, अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग मून बोल देते हैं, चंदा मामा हमारा, ठीक है। तो अगर हम मून की बात करें तो मून के बारे में अगर हम पढ़ाई करते हैं, मून के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं बेटा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलेनोग्राफी या सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द मून्स। तो स्टडी ऑफ द मून्स, अगर मून्स के बारे में पढ़ना है, हर एक प्लेनेट के मून्स के बारे में पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को, उस स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलेनोग्राफी। तो एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, जब हम बात करते हैं मून का डिस्टेंस कितना है अर्थ से, कितना बेटा, 3,84,400 किलोमीटर। तो 3,84,400 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस है मून का अर्थ से। ऑल्दो अगर हम बात करें तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है आपका 3,474 किलोमीटर का डायमीटर है इसका, लगभग 1/4 ऑफ दी साइज ऑफ दी अर्थ। तो अर्थ से कितना बेटा, 1/4 है, अर्थ का 1/4 के बराबर है। अगर हम अर्थ के डायमीटर की बात करें तो कितना आता है बेटा, अर्थ का डायमीटर आपका आता है 12,000 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेवोल्यूशन पीरियड की, तो रेवोल्यूशन, अगर हम मून की बात करें तो मून किसके अबाउट रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है अपने प्लेनेट के अबाउट। तो जब हम लोग मून की बात कर रहे हैं तो कोई भी नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अपने प्लेनेट के अबाउट। तो अगर हम मून की बात करें तो मून अर्थ के अबाउट रोटेट करता है। तो अर्थ, मून का जो रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड है बेटा, रेवोल्यूशन पीरियड है दैट इज 27 days 7 hours and 43 minutes।
तो कितना 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। किसके चारों ओर? सन के चारों ओर। दूसरा, सॉरी सन नहीं, अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन। रोटेशन पीरियड अगर हम बात करें, रोटेशन का मतलब क्या है बेटा? अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा सेम डेज में। तो सेम डे में अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इस वजह से हमें, यही वो रीजन है बेटा जिसके वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही फेस देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई हमें यही वाला फेस हमेशा मून का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड दोनों लगभग बराबर है, दोनों लगभग बराबर है। इसीलिए हमें यही वाला फेस मून का हमेशा देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरा, अगर हम बात करें मून लाइट की, तो मून लाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? दैट इज 1.3 सेकेंड्स। तो 1.3 सेकेंड में मून लाइट जो है हमारे अर्थ पर पड़ जाती है। क्लियर बात? बोले यस और नो। तो क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? बोले यस और नो, जल्दी से बताइए बेटा, समझ में आ रही है चीजें? यस, गौरव, हरीश एंड सोनिया, जल्दी से बताओ बेटा, बातें समझ में आ रही है क्या? क्लास ज्यादा तेज तो नहीं चल रही है? क्लास तेज तो नहीं चल रही है? समझ पा रहे हो चीजों को? चलें आगे, आगे बात करें। यस, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा अर्थ के बारे में बात। अब बात करते हैं अगला जो आपका प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज योर मार्स। मार्स की जब हम बात करते हैं बेटा, ऑल ओके सर, ओके बेटा, अगर हम मार्स की बात करते हैं तो मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट भी बोल देते हैं। रेड प्लेनेट क्यों? क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसा है बेटा? रेडिश कलर का है। रेड प्लेनेट क्यों सर? इसका अपीयरेंस कैसा है बेटा? रेडिश कलर का है। अब इसका सरफेस या इसका अपीयरेंस रेडिश कलर का इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर आपकी देखने को मिलती है। ये तो ऑब्वियसली बात है सर, हम सिविल इंजीनियर्स को ये आयरन ऑक्साइड के बारे में जानकारी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब लोग आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, आगे जाके जब लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे आप बीएमसी में भी देखोगे कि सर हम लोग जो ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं उसमें जो रेडिश कलर आता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। और जनरली हम लोग आयरन के बारे में जानते ही हैं कि लगभग आयरन के बारे में हम लोग ये बात जानते हैं कि रेडिश अपीयरेंस जो है, रेडिश जो टिंट है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक है, बचपन से भी देखते आ रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो सर मार्स के जो सैटेलाइट है, अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, जैसे जैसे हम लोग सन से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग सन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे अब आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट, नंबर ऑफ मून्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब अर्थ का, क्योंकि अब जो सन का क्या, क्योंकि जो अब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एक पर्टिकुलर प्लेनेट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, जिस वजह से ऑब्जेक्ट अपने प्लेनेट के अबाउट रोटेट कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से जैसे जैसे हम लोग सन से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स या मून्स बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम बात करें मार्स की, तो देखो मार्स में 2 मून हैं, दोनों का नाम गिवन है, दैट इज फोबोस और डाइमोस। फोबोस और डाइमोस ये 2 मून है, वो किसके हैं बेटा? मार्स के हैं। बेटा सिर्फ 2 ही हैं तो आपको नाम याद रखना है, बोले ऐसा नो एग्जाम में पूछ लेता है कि फोबोस और डाइमोस क्या है? फोबोस और डाइमोस मार्स के मून्स हैं, मार्स के सैटेलाइट्स हैं। और अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट का हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, दैट इज योर मार्स का है। कौन सा? डेमोस। डेमोस इज द स्मॉलेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। किसी भी प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो डेमोस जो है बेटा स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फोबोस है, ये भी आपका मार्स का ही सैटेलाइट है जो कि डेमोस से बड़ा है।
तो आप इमेजिन भी कर सकते हो डेमोस जो है हमारे चांद से भी छोटा है, इसीलिए हमने बोल दिया इसको, हमारे चंदा मामा से भी छोटा है, इसलिए बोल दिया हमने इसको क्या बेटा, इसलिए इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। यहां तक की बात क्लियर है, मार्स हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जुपिटर की तरफ। जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो हमें एक बात पता है सर, क्या पता है सर, तो जब भी हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम की, सर मार्स आ गया, मार्स के बीच में, मार्स के बाद आ जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह, फिर जाके आपका जुपिटर शुरू हो जाता है, फिर जाके आपका जुपिटर शुरू हो जाता है। बोले बात क्लियर है, सो नो, ठीक है। तो बीच में क्या आता है, क्षुद्र ग्रह, जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एस्ट्रॉइड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में है। तो एस्ट्रॉइड के बाद फिर जाके आपका जो अगला प्लेनेट आता है दैट इज योर जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति इसको बोल देते हैं हम लोग, यस और नो, ठीक है। इससे पहले हमने मंगल के बारे में बात किया, अब बात करते हैं हम लोग बृहस्पति के बारे में। तो जुपिटर जो बृहस्पति है, इट इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जब हम लोग सोलर सिस्टम की बात करते हैं, उस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो हमारा है जुपिटर। बोलो बात क्लियर है, सुनो। अब अगर हम सन से इसके लोकेशन की बात करें तो सूर्य से कितनी दूरी पे है बेटा, सूर्य से सर ये 5वें नंबर पे है। बोलो बात क्लियर है, सुनो। अब अगर हम जुपिटर के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि सर जितने भी आपके आउटर प्लैनेट्स है वो सारे कैसे होंगे बेटा, गैस गेन्ड प्लैनेट। तो ये आपका एक गैस जाइंट है, बात समझ रहे नहीं आ रहा है। तो इसमें गैसेस काफी ज्यादा है, तो गैसेस की वजह से काफी बड़ा साइज इस पे देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, जुपिटर हैज शॉर्टेस्ट डे इन अवर सोलर सिस्टम। एक चीज बताओ बेटा, डे का लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डे का लेंथ डिपेंड करता है बेटा रोटेशन के ऊपर। किसके ऊपर माय डियर, रोटेशन के ऊपर। और जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो इसका मतलब 9 घंटे का एक दिन होता है कहां पे, जुपिटर में। इसका मतलब अर्थ में जो 9 दिन होगा, अर्थ में जो 9 घंटा होगा वो जुपिटर का एक दिन होगा। बोलो बात क्लियर है, सुनो। बोलो बात क्लियर है, सुनो। तो क्या बात समझ में आई, ये सुनो। तो इसका मतलब जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो 9 घंटे 9.9 लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स आप बोल सकते हैं बेटा, या सुनो। तो राउंड ऑफ करके इसको 10 बोल सकते हैं क्या हम लोग, राउंड ऑफ करके इसको 10 बोल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे का पूरा दिन रहता है। अर्थ की बात करें 24 घंटा, तो यहाँ पे कितना है बेटा, 10 घंटे का। तो ध्यान रखना, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसकी अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट डे होता है, जो सबसे कम दिन का टाइम रहेगा, ठीक है। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर जुपिटर। जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे। कितना रहता है डे का लेंथ, लगभग 10 घंटे के आसपास। अब अगर हम जुपिटर के सैटेलाइट की बात करें, ध्यान देखो जरा, जितना दूर किससे होते जाएगा, जितना दूर सन से होते जाएगा वैसे ही नंबर ऑफ सैटेलाइट भी आपके बढ़ते जाएंगे। एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, या सुनो। अब जितना दूर होते जाएगा उतना नंबर ऑफ सैटेलाइट भी बढ़ता जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो भैया इसका ग्रेविटेशनल पुल भी काफी बड़ा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया 97 जो आपके नोन सैटेलाइट अभी आपको जुपिटर के देखने को मिल जाते हैं। तो 97 नोन सैटेलाइट बेटा जुपिटर के आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम अर्थ से कंपेयर करें जुपिटर के साइज का, तो लगभग 11 गुना बड़ा है हमारे अर्थ से। कितना भाई, 11 टाइम्स दी साइज ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें जुपिटर के साइज की, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। तो अर्थ से लगभग कितना बेटा, 11 गुना बड़ा है कौन बेटा, जुपिटर। बोलो बात क्लियर है, सुनो। तो जिस वजह से काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो इसके आसपास घूमते हैं, तो बेटा दैट इज वाई 97 नोन प्लैनेट्स है बेटा। 97 नोन इसके क्या है बेटा, सैटेलाइट हैं। 97 तो पता है, हो सकता है उससे भी काफी ज्यादा हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सैटेलाइट्स है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने, जैसे गैनीमेड की अगर हम बात करें बेटा, ये
हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा मून हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज गैनीमेड। हमारा जो सोलर सिस्टम है बेटा, उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, जल्दी से बोलो, उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है बेटा, गैनीमेड। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम गैनीमेड की बात करें, ये अगर हम गैनीमेड की बात करें तो लगभग लगभग ये अर्थ से भी बड़ा है। बात समझ नहीं आ रहा है, किससे, अर्थ से भी बड़ा है। और अगर हम बात करें और कौन कौन से हैं इसके सैटेलाइट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कैलिस्टो, लो और यूरोपा। कैलिस्टो, लो और यूरोपा, ये सारे किसके हैं, जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं। किसके सैटेलाइट है माय डियर, जुपिटर के सैटेलाइट है। बोलो बात क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बोलो यस और नो। ठीक, तो दिस इज ऑल द फैक्ट्स अबाउट द जुपिटर। तो जुपिटर का ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जुपिटर का इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात क्लियर है, सुनो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा प्लेनेट है दैट इज योर सैटर्न, शनि। अगला जो प्लेनेट है दैट इज योर सैटर्न, शनि। अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अगर हम साइज वाइज बात करें बेटा, साइज वाइज सबसे बड़ा कौन, जुपिटर, उसके बाद कौन, सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। अगर हम सन से बात करें तो सूर्य से छठे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, सूर्य से छठे नंबर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी आउटर प्लेनेट है तो यहाँ पे भी गैसेस काफी ज्यादा हैं, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गैस गेन्ड प्लेनेट। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें बेटा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस और नो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अगर हम लोग इसका मास देखें तो वो काफी ज्यादा कम है, इट इज द लीस्ट डेंसिटी। तो सबसे कम डेंसिटी आपको सैटर्न की देखने को मिलती है। इवन ये भी कहा जाता है स्टडीज के अंदर, सैटर्न को पानी के ऊपर रखा जाए तो फ्लोट कर लेगा, पानी से भी कम डेंसिटी है इसकी। बात क्लियर है, सुनो, पानी से भी कम डेंसिटी है। अब क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं, एक चीज देखो, सैटर्न के बाहर आपको एक रिंग देखने को मिलेगा, सैटर्न के बाहर आपको रिंग देखने को मिलेगा, ये 7 रिंग्स हैं। बात समझ रहे नहीं, 7 अलग अलग लेयर वाली रिंग है। तो 7 अलग अलग लेयर वाली रिंग है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड इसके आसपास घूमते रहते हैं। बात समझ रहे नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, और एक गैसेस भी हैं इसके अंदर, बहुत सारे गैसेस भी हैं, तो गैसेस के लेयर्स हैं। अगर हम बात करें सैटर्न की तो कितने बेटा, अगर हम बात करें सैटर्न की तो एज पर लेटेस्ट डाटा सैटर्न हैज लगभग 274 नोन मून्स, 274 मालूम है कि 274 हैं, उसमें से 63 के तो नाम भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर रखे हैं। अगर आपको 63 के नाम देखने हैं तो ऑफिशियल साइट ऑफ नासा के साइट पे आप लोग गूगल करके देख सकते हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, टाइट जो आपके सैटर्न है इसके 2 मून्स है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या बेटा, टाइटन और रिया। टाइटन की जब हम बात करते हैं तो इट इज दी लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो टाइटन क्या है बेटा, टाइटन जो है सैटर्न का सैटेलाइट है जो कि लार्जेस्ट है, ध्यान रखना, इट इज दी लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ दी, इट इज दी लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ दी सैटर्न। कौन है बेटा, टाइटन, ये ध्यान रखना है आपको। रिया भी क्या है बेटा, रिया भी सैटर्न का ही क्या है, सैटेलाइट है, ठीक। अब अगर हम टाइटन की बात करें, इंपॉर्टेंट है तो इसमें पॉइंट ध्यान रखना भाई, टाइटन को किसने डिस्कवर किया था, टाइटन इज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन हाइगन्स इन 1655। 1655 में क्रिस्टियन हाइगन ने इसको जो है क्या किया था, डिस्कवर किया था। दूसरी बात अगर हम सैटर्न की बात करें, तीसरी अगर हम बात सैटर्न की बात करें तो सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का वो लास्ट ग्रह है, ध्यान सुनना इस स्टेटमेंट को, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का वो लास्ट ग्रह है जिसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके बाद वाले जितने भी ग्रह हैं वो कभी भी नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे आप लोग से, क्लियर है बात। तो सैटर्न इज दी लास्ट, सैटर्न इज दी लास्ट प्लेनेट सीन बाय नेक्ड आई, ध्यान रखना। तो इट इज दी लास्ट प्लेनेट सीन बाय नेक्ड आई फ्रॉम अर्थ, लास्ट प्लेनेट seen by naked eye from earth। ओके डियर, जल्दी से बोलो बेटा,
समझ में आई बात? ठीक है भाई। तो सैटर्न के बारे में टाइटन और रिया याद रहेगा, टाइटन और रिया बेटा याद रहेगा, यस और नो? जल्दी से बताइए बेटा, यस और नो? ठीक। नाउ आगे बात करें क्या? आगे बात करें क्या? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं यूरेनस। यूरेनस की जब हम बात करते हैं बेटा, यूरेनस की जब हम बात करते हैं, ध्यान सुनो, यूरेनस की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका गैस गेंड प्लेनेट है, क्योंकि ये भी कहां है बेटा, ये भी कहां है बेटा, ये भी कहां है आपका आउटर प्लैनेट्स में आता है। बट क्योंकि इसका डिस्टेंस सन से काफी ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको ठंडक भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आइस गेंड प्लेनेट भी इसको हम लोग बोल देते हैं। बोलो बात क्लियर है? सुनो, इसके अलावा अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस में लगभग आपको 27 मून्स आपको देखने को मिलेगा। यूरेनस में कितने मून देखने को मिलेंगे बेटा? 27 मून्स आपको देखने को मिलेंगी। कितने मून्स है बेटा? 27 मून्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। यूरेनस इज फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो जब आपका टेलीस्कोप का खोज हुआ था, फिर जाके पहला जो आपका प्लेनेट डिस्कवर किया गया था, दैट इज योर यूरेनस। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें यूरेनस के मून्स, 27 नोन मून है, बाकी इसके ऊपर चला हुआ है, ठीक है, अभी भी एक्सपेरिमेंट। तो 27 नोन मून में से कौन कौन से है? मिरांडा, मिरांडा, एरियल, टाइटेनिया, ध्यान रखना है टाइटन नहीं है, टाइटेनिया है, एंड अम्ब्रेल, अम्ब्रेल एंड ओब्रॉन। तो ये आपके क्या है बेटा? मून्स हैं। ठीक है, इसमें से एक दो, जैसे मिरांडा, टाइटेनियन और अम्ब्रेल, एरियल और ओब्रोन, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके अलावा इसको किसने डिस्कवर किया था यूरेनस को? इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल इन 1781। तो विलियम हर्शेल 1781 ये यूरेनस का इन्होंने खोज किया था टेलीस्कोप बनाने के बाद। जैसे टेलीस्कोप बना था उसके बाद इन्होंने यूरेनस को देख लिया था। बोलो बात क्लियर है? ऐसा नो? ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट अगर हम बात करें बेटा नेपच्यून की, लास्ट अगर हम बात करें माय डियर नेपच्यून की, तो नेपच्यून की जब हम बात करते हैं, नेपच्यून की बात करते हैं तो इट इज द 8th एंड फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो सन से सबसे दूर जो प्लेनेट है दैट इज योर नेपच्यून। सन से सबसे दूर जो प्लेनेट है दैट इज योर नेपच्यून। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें नेपच्यून की तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका रेवोल्यूशन पीरियड सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो कितना बेटा? 165 ईयर्स। हमारे अर्थ का 165 साल नेपच्यून के एक साल के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नेपच्यून का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? 165 ईयर्स। ध्यान रखना, ये 165 ईयर्स हम रेफरेंस ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्थ का 165 साल, यूरेनस का, सॉरी, नेपच्यून का एक साल हो जाता है। नेपच्यून का एक साल हो जाता है। बोलो बात क्लियर है? सुनो, तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है बात? या सुनो, अच्छा, अगर आपको याद हो तो एक टाइम था जब प्लूटो को भी हम लोग पढ़ते थे हमारे प्लेनेट के अंदर। आज के डेट में प्लूटो प्लेनेट्स के अंदर नहीं आता है, उसको बाहर कर दिया। वाई सो? आज के अंदर, आज आपको प्लूटो जो है हमारे प्लेनेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। क्यों ऐसा? कोई बता सकता है क्या? यस, गौरव एंड हरीश, याद है? कभी पढ़ा है? प्लूटो भी हमारा ग्रह होता था, फिर हम लोग एक ट्रिक लगाते भी थे बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने यूज किया होगा या नहीं किया होगा। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस 9 planets। यस। अच्छा, अब देखो यार, सबसे पहली बात तो किसी भी ग्रह को या किसी भी स्टार के अबाउट जो रोटेट करता है उसको प्लेनेट कब बोला जाता है? सुनो ध्यान से। तो ये आपका सन है, सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? जैसे आपका ये अर्थ है, ये आपका मार्स है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, हाँ, ड्वार्फ प्लैनेट इसको बोलते हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो ये आपका अर्थ है, ये आपका मार्स है। दोनों का जो आपका रेवोल्यूशन के लिए जो एक पाथ है वो इंडिविजुअल है। दोनों का रेवोल्यूशन के लिए पाथ जो है वो इंडिविजुअल है। ठीक है। तो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स का डेफिनेशन यही बोलते हैं कि प्लैनेट्स का डेफिनेशन ही हमने ये रखा है कि
एक दूसरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन को वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी प्लेनेट एक दूसरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर गया, फिर वो प्लेनेट नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेम चीज आपको प्लूटो के साथ देखने को मिला है। तो प्लूटो की जब हम बात करते हैं तो प्लूटो का जो पाथ था रोटेशन का, रेवोल्यूशन का, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाता है किसके साथ? प्लैनेट्स के साथ, जैसे नेपच्यून और यूरेनस के साथ। इस वजह से प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। सुनो, नाउ आगे बात करें डियर। यस, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में, ठीक। अब कंक्लूजन एक हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे बात करी है उसका कंक्लूजन यहाँ पे आपको लिख रखा है, ताकि आप एक थॉरो स्टडी करके लास्ट में रिवाइज कर पाओ। जैसे हमें पता है भाई, सनराइज हमेशा कहां होना चाहिए? ईस्ट में होना चाहिए। बट जब हम लोग बात करते हैं वीनस और यूरेनस की, इनका रोटेशन होता है ईस्ट टू वेस्ट, बाकियों का रोटेशन कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। इस वजह से वीनस और यूरेनस में आपका जो सनराइज है वो वेस्ट में होगा, ना कि ईस्ट में होगा। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा, अब अगर हम बात करें रेवोल्यूशन पीरियड की, तो मरकरी का रेवोल्यूशन पीरियड सबसे कम है, 88 डेज। मतलब अर्थ में जब 88वां दिन होगा, मरकरी का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। नेपच्यून की जब हम बात करते हैं तो नेपच्यून का मैक्सिमम टाइम है रेवोल्यूशन का 165 साल। भैया इतना टाइम तो हम लोग जिएंगे भी नहीं, सही बात है कि नहीं है? तो 165 साल अर्थ में हो जाएगा, तब जाके नेपच्यून का 1 साल हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं रोटेशन के बारे में। जुपिटर की जब हम बात करते हैं बेटा, जुपिटर का एक रोटेशन कंप्लीट होता है लगभग 10 घंटे में। मतलब जुपिटर का एक दिन का जो लेंथ है वो 10 घंटे का है, ठीक। मिनिमम रोटेशन टाइम है। जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे कम टाइम में रोटेट कौन करता है? जुपिटर करता है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डे लेंथ या शॉर्टेस्ट डे लेंथ हम बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डे लेंथ किसका है बेटा? ऑब्वियस बात है, जुपिटर का है। वीनस की अगर हम बात करें बेटा, वीनस का क्या फंडा है? 243 डेज इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम दोनों बराबर है, ठीक। तो जैसे कि हमने इन केस ऑफ मून देखा था, तो अर्थ का जो मून है उसका भी हमने देखा था कि रोटेशन पीरियड और रेवोल्यूशन पीरियड दोनों क्या है बेटा? सेम है। तो वैसे ही अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस में भी आपका जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है दोनों क्या है बेटा? सेम है। कितना बेटा? 243 डेज के आसपास। लगभग हमने देखा था कि जो अगर हम बात करें रोटेशन टाइम की, तो वो ज्यादा ही है रेवोल्यूशन टाइम से। तो हमने बोला था कि वहां की भी जो डे लेंथ है वो लगभग साल से भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है बात? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो, बात क्लियर है भाई? नाउ इसके अलावा अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें, प्लेनेट के साइज के बेसिस पे बात करें, तो सबसे बड़ा साइज में जुपिटर, सेकंड नंबर पे सैटर्न, फिर आ गया यूरेनस, फिर आ गया नेपच्यून। बोलो बात क्लियर है? सुनो, अब ध्यान रखो, ये कौन से प्लेनेट से भाई? जल्दी से बोलो, ये कौन से प्लेनेट है? ये कौन से प्लेनेट है? इनर इनर है कि आउटर है? इनर है कि आउटर है? ये आउटर प्लेनेट्स है। तो आउटर प्लेनेट सेम सीक्वेंस उठा के रख लेना, आउटर प्लेनेट का सेम सीक्वेंस उठाकर रख लेना। बोलो बात क्लियर है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, साइज के बेसिस पे, सही बात है। देन उसके बाद जब इनर प्लेनेट में आओगे, तो इनर प्लेनेट में साइज की जब हम बात करते हैं बेटा, सबसे बड़ा कौन है बेटा? अर्थ। अर्थ के लगभग बराबर कौन है बेटा? वीनस। अर्थ के लगभग बराबर कौन है बेटा? वीनस, ठीक है। अर्थ के लगभग बराबर कौन है? वीनस। फिर है मार्स और देन मरकरी, फिर है मार्स एंड देन मरकरी, फिर है मार्स एंड देन मरकरी। बोलो बात क्लियर है? सुनो, फिर मार्स है, फिर उसके बाद कौन है बेटा? मरकरी है, फिर मार्स है, फिर कौन है बेटा? मरकरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें डेंसिटी की, जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलती है अर्थ की, सबसे कम डेंसिटी देखने को मिलती है सैटर्न की, ठीक। सैटर्न के आसपास रिंग्स है, कितने नंबर ऑफ रिंग्स है बेटा? 7 नंबर ऑफ रिंग्स है। रिंग्स आपको यूरेनस में भी देखने को मिलेगा बेटा, कितने रिंग्स है बेटा? 5 रिंग्स है।
और अगर हम बात करें कोल्डेस्ट प्लेनेट की, कौन है बेटा? यूरेनस। और हॉटेस्ट कौन है? वीनस। तो ध्यान रखना, कैसे कैसे ध्यान रख सकते हो, कैसे ध्यान रख सकते हो। अब आ जाओ वापस, अब आ जाओ वापस। सारा चीज हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं माय डियर, सारा चीज बेटा हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। अब देखो बेटा, सन से दूसरे नंबर पे जो प्लेनेट है, दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? वीनस। वीनस क्या है बेटा? हॉटेस्ट। वीनस क्या है? हॉटेस्ट। ये क्या है बेटा? यूरेनस। यूरेनस क्या है बेटा? कोल्डेस्ट। यूरेनस क्या है बेटा? कोल्डेस्ट। बोले यस और नो। अब एक चीज बताओ, यही दोनों, याद देखो, सन से सेकंड नंबर पे और लास्ट से सेकंड लास्ट पे, सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट दोनों में ही है। बोले यस और नो। एक कोल्डेस्ट है, एक कोल्डेस्ट है, एक हॉटेस्ट है। बोले यस और नो यार, जल्दी से बोलो। दूसरा, यही दोनों कैसे घूमते हैं? उल्टा घूमते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज घूमते हैं यही दोनों। जिस वजह से दोनों में सनराइज कहां होगा बेटा? वेस्ट में होगा। जिस वजह से दोनों में सनराइज कहां होगा बेटा? वेस्ट में होगा। बोलो यार सुनो। जिस वजह से दोनों में सनराइज कहां होगा बेटा? वेस्ट में होगा। बोलो बात क्लियर है? सुनो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? सुनो, जल्दी से बताना बेटा, 2 मिनट जल्दी से बताओ। हाँ जी बताइए यार, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? ठीक है सर, यहां तक की बातें क्लियर है। यस, हरीश कुमार। चलो अब एक चीज बताओ, फटाफट से एक चीज बताओ, मजा आ रहा है क्या क्लास में? क्लास एंजॉय कर रहे हो क्या? क्लास एंजॉय कर रहे हो क्या? यस, बताना यार। ज्यादा तेज तो नहीं चल रही है क्लास? ज्यादा तेज तो नहीं चल रही है क्लास? यस सर, बढ़िया। चलिए ओके बेटा, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सर। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या है बेटा? आगे क्या है बेटा? जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी हमने डिस्कस किया है बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या सा किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। चलिए बताइए बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हैवीएस्ट अमंग दी इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट्स के अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे भारी कौन सा है? इनर प्लेनेट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, सबसे भारी कौन सा है? बेटा जल्दी से आप रिप्लाई करना है, आपको रिप्लाई करना है बेटा जल्दी से। हैवीएस्ट अमंग दी इनर प्लेनेट, हैवीएस्ट अमंग दी इनर प्लेनेट। एंजॉइंग सर बट एवरीथिंग गॉट मिक्स्ड इन माइंड। बेटा उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा क्लास के बाद, ठीक है? क्लास के बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और और हो सके तो नोट्स बनाओ साथ में, हो सके तो साथ में नोट्स बनाते रहो। जिस वजह से क्या होगा, क्या करना है कि आप आराम से बैठ के टीवी जैसा मत देखो इसको, ठीक है? आराम से बैठ के टीवी जैसा नहीं देखना है। हो सके तो साथ में नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाते हो सके तो साथ में नोट्स बनाते रहना है। क्लियर बात? जिस वजह से जल्दी जल्दी चीजें आपको, कुछ चीजें आपको मतलब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें साथ में लिखते रहो, इंपॉर्टेंट चीजें साथ में लिखते रहो। जिस वजह से आप प्रोसेस के अंदर रहोगे, क्लास के अंदर आप रहोगे, आपका माइंड प्रेजेंट रहेगा। बात समझ रहे कि नहीं? अगर टीवी की तरह देखते रहोगे तो फिर चीजें ध्यान में नहीं देंगी। क्लियर बात? और क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ मिलने के बाद हो सके तो कोशिश करना कि उसको नोट्स में कन्वर्ट कर दो। क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा तो हो सके तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को नोट्स में कन्वर्ट कर दो, हैंड से लिख लेना उसको, हैंड रिटन बना दो उसका, ठीक है भाई? उससे क्या होगा कि फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर बात? और साथ के साथ जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेगा। 5, 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चंस है उस टॉपिक के रिलेटेड हर क्लास के एंड में हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं फिर वो जो क्वेश्चंस है वो आपको रिवाइज कराएंगी, रिकॉल करवाएंगी, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को और बिल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा। क्लियर बात? और कंसेप्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर फिर पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस रहेगा। क्लियर बात? अच्छा यहाँ पे आंसर बताओ इसका, ठीक है गौरव? ठीक है, चलिए इस तरीके से करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम इनर प्लेनेट की बात करें, सबसे ज्यादा हैवी कौन होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो कौन है बेटा? अर्थ है।
सबसे ज्यादा हैवी कौन है बेटा? सबसे ज्यादा हैवी कौन है? अर्थ है। डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो अर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड हो रहा है, किसने बताया था? यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड हो रहा है, किसने बताया था? लास्ट क्लास में बात किया था इसके बारे में हमने। अगर आपको याद हो, टेलमी साहब, केपलर, एडविन हबल, गैलीलियो, सारे के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। Who among the following discovered the concept of expanding universe? Who among the following discovered the concept of expanding universe? यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, किसने बोला था हमें? यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, किसने बताया था? बेटा जल्दी रिप्लाई करोगे तो क्लास जल्दी होगी, जल्दी से बोलो। रिप्लाई आपको करना है, क्वेश्चन में तो आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में तो आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा ना कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलिए देखिए बेटा, यस इट्स एडविन हबल। अगर आपको ध्यान हो तो एडविन हबल साहब ही थे जिन्होंने बोला था कि बिग बैंग थ्योरी आया था, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद एडविन हबल साहब ने बोला था कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी गैलेक्सी कौन है बेटा? मिल्की वे। उसके साथ वाली गैलेक्सी कौन है, नाम बताओ जरा। हमारे गैलेक्सी के पास वाला गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा, याद है देवयानी? एंड्रोमेडा और ये दोनों पास में आ रहे हैं, ये किसके मुताबिक है? ये एडविन हबल के मुताबिक है, सही बात है। अच्छा, टेलमी साहब ने क्या बताया था? 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 टेलमी साहब ने बताया था, ये पहले बंदे थे जिन्होंने क्या बताया था, सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बोला था कि सन रिवॉल्व करता है, बट फिर कौन आए थे? कोपरनिकस। कोपरनिकस साहब ने कहा था हाँ जी अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो कोपरनिकस साहब ने बोला था कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। फिर केपलर साहब आए। केपलर साहब ने कहा कि ये बात सही है, कोपरनिकस साहब सही बोल रहे हैं कि अर्थ ही रिवॉल्व करता है, बट केपलर साहब ने ये बोला था कि अर्थ रिवॉल्व करता है किसके अबाउट? सन के। अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अबाउट इन इलिप्टिकल पाथ। फिर इलिप्टिकल पाथ को एक्सप्लेन किया था गैलीलियो साहब ने, कि इलिप्टिकल पाथ का एक्सप्रेशन किसने दिया था? फिर आगे जाके गैलीलियो साहब ने दिया था। यस, चलिए आगे बात करते हैं। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है बेटा? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? फोबोस। तो ध्यान रखना, बिगेस्ट सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम का गैनीमेड, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट फोबोस, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट फोबोस। ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज नोन एज। अब ये सूर्य के बारे में पूछ रहा है कि सन का जो ग्लोइंग सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? सन का जो ग्लोइंग सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो बेटा, अगर हम सन के ग्लोइंग सरफेस की बात करें तो इसको हम लोग फोटोस्फेयर बोलते हैं। ग्लोइंग सरफेस का मतलब वो सरफेस जो चमकता है, वो सरफेस जो शाइन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? ग्लोइंग सरफेस। और सन का जो ग्लोइंग सरफेस होता है उसको हम लोग फोटोस्फेयर बोलते हैं। अब अगर हम सन के लेयर्स के बारे में बात करें बेटा, क्रोमोस्फेयर नहीं होता बेटा ग्लोइंग सरफेस। ग्लोइंग सरफेस इज नॉट क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर तो ये वाला पार्ट होता है, क्रोमोस्फेयर तो ये वाला पार्ट होता है। जो चमकने वाली चीज है वो होती है फोटोस्फेयर। चमकने वाली चीज है जो लेयर है दैट इज योर फोटोस्फेयर। क्लियर बात? अब देखो, सन के अगर हम लेयर्स की बात करें, सबसे अंदर है आपका कोर, सबसे अंदर है आपका कोर। कोर के बाद बाहर है आपका फिर रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन के बाद फिर आता है आपका कन्वेक्शन जोन। और कन्वेक्शन जोन को जब हम लोग ब्रॉडली देखते हैं, कन्वेक्शन जोन को जब हम लोग ब्रॉडली देखते हैं, इसमें फिर आता है आपका फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर आपका वो जोन होता है, फोटोस्फेयर आपका वो लेयर होता है जो कि चमकता है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोटोस्फेयर के बाद अगला लेयर है आपका क्रोमोस्फेयर। फोटोस्फेयर के बाद अगला लेयर है क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर का जो बाहर वाला एक्सट्रीम वाला लेयर है, इसी को हम लोग कोरोना भी बोल देते हैं। बाहर वाला एक्सट्रीम वाला जो लेयर है दैट इज योर कोरोना। बाहर वाला जो एक्सट्रीम वाला लेयर है दैट इज योर कोरोना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो
कहीं ना कहीं ये भी एक चीज आपको, अब यहाँ पे ये बात भी पैटर्न, अब ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे भी डालेंगे जहां पे हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से। ओके बेटा, यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? नाउ आगे अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्ट्रॉइड किसके ऑर्बिट्स के बीच में आपको देखने को मिलते हैं? अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, वीनस एंड अर्थ, जुपिटर एंड सैटर्न। एस्ट्रॉइड्स किन के बीच में आपको देखने को मिलता है? एस्ट्रॉइड्स किन के बीच में आपको देखने को मिलता है? एस्ट्रॉइड्स किसके बीच में देखने को मिलता है? मार्स एंड जुपिटर। वेरी गुड, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the hottest planet in our solar system? Which is the hottest planet in our solar system? Which is the hottest planet in our solar system? Which is the hottest planet in our solar system? ऑब्वियसली बात है, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है, वीनस। Which one of the planet has the shortest day? किस प्लेनेट का जो दिन होता है, एक दिन सबसे कम होगा? ऑब्वियसली बात है, इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जुपिटर। यस, जुपिटर कितना होता है? 9 घंटे का, 10 घंटे का आसपास। यहाँ पे सारे प्लेनेट्स का दे रखा हुआ है। जुपिटर में कितना बेटा? 10 घंटे में एक दिन हो जाता है। सैटर्न में 11 घंटे में हो जाता है। फिर नेपच्यून में होता है 16 घंटा, यूरेनस 17 घंटा, अर्थ हमारा 24 घंटे का एक दिन हो जाता है, मार्स में 25 घंटे का एक दिन हो जाता है। मरकरी और वीनस में देखो जरा, मरकरी और वीनस में देखो जरा कितना है? 1408 घंटे में एक दिन, 5832 घंटे में एक दिन वीनस के अंदर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हेवनली मैटर्स दैट लैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज। जो अर्थ सरफेस के ऊपर गिरती है, हेवनली मैटर्स जो आसमान से आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग टूटता तारा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टूटता तारा। बोलो यार, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज मेट्रॉइट। क्या बोलते हैं बेटा? मेट्रॉइट। तो जो हेवनली बॉडीज जो अर्थ सरफेस के ऊपर आती है टूट के, उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रॉइट। और जो अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आती है, उसको मेटेरियोर बोल देते हैं। तो मेटेओर और मेट्रॉइट में फर्क है। मेट्रॉइट वो है जो अर्थ सरफेस के अंदर आ जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर आ जाती है, सरफेस के ऊपर आएगा, ये मेट्रॉइट है। और मेटियोर क्या है? जो आपके अभी अंदर नहीं आया है, आसपास में घूम रहा है। इसका स्पीड कितना होता है? देखो जरा, 72 किलोमीटर एक सेकंड में। तो देखो काफी अच्छा खासा स्पीड आपको देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? कौन से प्लेनेट का के अंदर मून सबसे ज्यादा होता है? विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? किस प्लेनेट में सबसे ज्यादा मून होता है? यस, जल्दी से बताओ बेटा, क्या वो सैटर्न है? कितने थे बेटा? 247 के आसपास नॉन प्लेनेट से, नॉन मून्स थे, जिसमें से 63 मून का नाम भी दे रखा हुआ था। टाइटन वन ऑफ देम, टाइटन वन ऑफ देम, यस और नो? टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, यस और नो? क्या बोल रहा है? विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? कौन से प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं बेटा? कौन से प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार कौन सा है बेटा? वीनस। मॉर्निंग स्टार कौन सा है बेटा? वीनस। नाउ विच प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन? सन के चारों ओर घूमने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? जुपिटर, नेपच्यून, मरकरी और अर्थ, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है सन के अराउंड घूमने में?
कौन सबसे ज्यादा टाइम लगाता है? ऑब्वियसली बात है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ज्यादा टाइम लगाता है, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, बेटा ये तो एकदम क्लियर है, कौन है बेटा? मून है। चलिए आगे बात करें। व्हाई डज मर्करी एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट? मर्करी में एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस होता है डे और नाइट में, क्यों? ऑब्वियसली बात है, इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सॉरी सन, एंड इट रोटेट्स वेरी स्लोली। तो इन दोनों वजह से आपको देखने को मिलता है। मोर ओवर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एटमोस्फेयर नहीं है, इट इज अ लैक ऑफ सब्सटेंशियल एटमोस्फेयर, ठीक? इस वजह से कहीं ना कहीं मरकरी में आपको टेम्परेचर एक्सट्रीम देखने को मिलता है। क्लियर है बात? यस और नो? नाउ इफ द मून इज सडनली डिसअपियर, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट विल बी सीन ऑन फर्स्ट ऑन अर्थ? अब एक चीज बताओ, क्योंकि जब हम लोग मून की बात करते हैं तो मून हैज ऑल्सो मास, ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों ओर आपका मून घूमता है, ये सुनो। ठीक है, अर्थ के चारों ओर आपका मून घूमता है। अब मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको एक चीज देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइड्स, ज्वार भाटा। हाई टाइड और लो टाइड वो किसकी वजह से होता है? वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जो समुद्र है वो काफी ज्यादा हो जाती है, बस मेरे को नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा उसका लेवल बन जाता है। तो हाई टाइड और लो टाइड आर दैट इज ड्यू टू व्हाट बेटा? मून। अगर मून ही गायब हो जाएगा तो हाई टाइड और लो टाइड ही आपका नहीं रहेगा, बस मेरे को नहीं आ रहा है। तो क्या आएगा आपका? ओशन में जो टाइड्स होती हैं वो आपकी नहीं रहेंगी। क्लियर है बात? चले, व्हाई डज मार्स अपीयर्स रेड इन कलर? मार्स का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड का डिपोजिशन वहां पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? आयरन ऑक्साइड का डिपोजिशन। क्लियर बात? यस और नो? क्लियर बात? यस और नो? तो चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। इज दिस इनफ फॉर टुडेज क्लास? यस प्लीज, इज दिस इनफ फॉर टुडेज क्लास? यस बोलो यार। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करूंगा कि यहां तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? नाउ अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग हम लोग हमारे यूनिवर्स, हमारे गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास से कहीं ना कहीं हम लोग अब अर्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी ऑफ द अर्थ। तो कहीं ना कहीं कल से हम लोग जो है अर्थ को स्टडी करना शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां तक ही काफी है आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए बेटा, थैंक यू।